तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उस चीज की जिससे ज्यादातर लोग बहुत फैसिनेट होते हैं। मैं बात कर रहा हूं स्पीड की। ज्यादा से ज्यादा स्पीड में चलने वाली बाइक्स, कार्स, प्लेन, ये सबको बहुत ज्यादा फैसिनेट करते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी सफल मूवी फ्रेंचाइज भी बनी है, चाहे वो फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइज रही हो, चाहे मैविक की। सब लोग स्पीड से बहुत ज्यादा रोमांचक हो जाते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं उस पैसेंजर एयरलाइन की जो साउंड की स्पीड से दुगनी स्पीड पे चलती थी। मैं बात कर रहा हूं कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट्स की। क्या है सुपरसोनिक प्लेन्स का इतिहास, आज ये किस स्थिति में है और इनका फ्यूचर क्या है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो इस बारे में बात करने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि ये सुपरसोनिक होता क्या है। बेसिकली ये स्पीड ऑफ साउंड को डिनोट करता है, जो जनरली अगर कहा जाए समुद्र की सतह पे साउंड की स्पीड मानी जाती है 1236 किलोमीटर पर आवर। अप्रॉक्स में इसमें रहती है, क्योंकि अगर तापमान बढ़ता है या घटता है तो साउंड की स्पीड उसी हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। जो स्टैंडर्ड माना जाता है वो लगभग 1236 किलोमीटर पर आवर माना जाता है। और जो एयरक्राफ्ट होते हैं इनकी स्पीड हम माक से डिनोट करते हैं, माक 1, माक 2, माक 3। ये और कुछ नहीं होता, बस एरोप्लेन की स्पीड और साउंड की स्पीड का रेशियो होता है। तो इसके बेस पे जब हम एयरक्राफ्ट की स्पीड को डिफाइन करते हैं तो इन्हें 4 तरीके से कहा जा सकता है: सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सबसोनिक वो होते हैं जो साउंड की स्पीड से कम हो, ट्रांससोनिक वो होते हैं जो ऑलमोस्ट साउंड की स्पीड पे हो, सुपरसोनिक वो होते हैं जो साउंड की स्पीड से ज्यादा तेजी से उड़ रहे हो, और हाइपरसोनिक वो होते हैं जो साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं। आज की डेट में जितने भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं वो लगभग 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलते हैं। तो क्योंकि ये साउंड की स्पीड से कम है तो सारे के सारे प्लेन जो होते हैं वो सबसोनिक पैसेंजर प्लेन्स ही होते हैं। तो अब यहाँ पे मैं सिर्फ पैसेंजर प्लेन्स की बात कर रहा हूँ, फाइटर प्लेन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। फाइटर प्लेन्स तो मार्क 2, मार्क 3 तक जाते हैं। जो आज की डेट में सबसे तेज चलने वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है वो है लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड। इसकी स्पीड है मार्क 3.3, मतलब मार्क 3 से भी ऊपर जा रहा है। तो ये सुपरसोनिक की कैटेगरी में आता है। तो ये लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। और इसका जो अगला वर्जन आ रहा है, एडवांस करके जो इसका अगला आ रहा है वो है SR-72, और वो लगभग 2025 के एंड तक आ जाना चाहिए। उसकी टेस्ट फ्लाइट्स वगैरह चालू हो जानी चाहिए। और ये कहा जा रहा है कि उसकी स्पीड जो है वो मार्क 6 से भी ज्यादा होगी, मतलब वो हाइपरसोनिक की कैटेगरी में आएगा, दुनिया का पहला हाइपरसोनिक प्लेन बनेगा। तो ये तो हो गई सबसे तेज फाइटर एयरक्राफ्ट की बात। अब बात की जाए कि सबसे तेज चलने वाले सुपरसोनिक पैसेंजर एयरक्राफ्ट की शुरुआत कहां से हुई, तो एक्चुअली में ये भी एक फाइटर एयरक्राफ्ट से ही हुई थी। यूएस एयरफोर्स के मेजर चार्ल्स एलवुड येगर ने 14 अक्टूबर 1947 को जो एक फ्लाइट ली थी यूएस के ही मोहावी डेजर्ट के ऊपर, उसमें उन्होंने पहली बार साउंड बैरियर को तोड़ा था। वो सुपरसोनिक की स्पीड में आए थे एक फाइटर प्लेन में। हालांकि ये फाइटर प्लेन ही था, लेकिन क्योंकि ये पहली बार हुआ था ह्यूमन हिस्ट्री में तो इसमें बहुत ज्यादा लोकप्रियता बटोरी थी। न्यूज़पेपर वगैरह में काफी जगह पे इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। तो जो उस समय के पैसेंजर एयरक्राफ्ट जायंट्स थे उनका ध्यान इस तरफ आ गया था। उनका ये कहना था कि जो ये स्पीड है, सुपरसोनिक स्पीड, बहुत तेज चलने वाले प्लेन्स हैं, ये सिर्फ आर्मी के ही यूज में क्यों लिए जाए, नॉर्मल जनता के लिए, पैसेंजर्स के लिए भी ये सुविधा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जो ये टाइम था 1950s 1960s के अराउंड का, ये था यूएस और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर का टाइम। दोनों ही देश जो थे ये स्पेस रेस में लगे हुए थे कि कौन पहले चांद की धरती पे उतरेगा, चांद पे कौन लैंड करेगा। तो जो पब्लिक एविएशन सेक्टर था उस पे कंपनी या गवर्नमेंट जो थे वो इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। जो भी कंपनीज थी यूएस और रशिया की, वो मेजरली स्पेस एविएशन के ऊपर ध्यान दे रही थी, अंतरिक्ष में जाने के ऊपर ध्यान दे रही थी। तो जो ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट वाली चीज थी ये ज्यादा से ज्यादा आ गई यूरोप में। और इस खेल में भी सबसे आगे निकल के आते हैं ब्रिटेन और फ्रांस। 29 नवंबर 1962 में इन दोनों के बीच में एक कॉनकॉर्ड एग्रीमेंट होता है, जिसमें ये दोनों देश डिसाइड करते हैं कि ये दोनों ही अपने सारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी यूज करके एक ऐसा पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाएंगे जो साउंड की स्पीड से ज्यादा तेजी से उड़ सके। Britain and France
joined forces on the project. In 1962, a formal agreement was signed between both nations to bring Concorde into being. This one project committed both nations to Europe's largest technological enterprise. इसके बाद में दोनों देश मिलकर कई सालों तक इस बारे में रिसर्च करते हैं, दोनों की जो टीम्स थी वो आपस में मिलकर काम करते हैं और फाइनली मार्च 1969 में पहली सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट का टेस्टिंग होता है, जो था कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट। इसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर जो ये कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट था ये पैसेंजर एयरलाइंस का पार्ट बन जाता है। ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस जो थे वो अपने फ्लीट में इन कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट को ज्वाइन करा लेते हैं और अब जो नॉर्मल पैसेंजर्स थे, नॉर्मल पब्लिक थी, उनके लिए भी सुपरसोनिक स्पीड पे ट्रेवल करना पॉसिबल हो गया था। ये एक ऐसी एयरलाइन थी जिसने अपनी टैगलाइन ही रख दी थी कि अराइव बिफोर यू लीव। मतलब जो यूरोप से अमेरिका का रास्ता था अब वो आधे से कम हो चुका था। और ये ना सिर्फ पहली सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट थी जिसको किसी भी पैसेंजर एयरलाइन में यूज किया गया हो, ये एकमात्र एयरक्राफ्ट रहा है आज तक के इतिहास का जो किसी भी पैसेंजर एयरलाइन का पार्ट रहा हो। इसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं थी, इसकी जो बनावट थी वो किसी भी नॉर्मल प्लेन की तुलना में बहुत अलग थी। आप किसी भी प्लेन को देखोगे वो चौड़ा होता है, विंग्स बड़े बड़े होते हैं, ये बहुत ही पतला शेप हुआ करता था ताकि इसको एरोडायनामिक्स का साथ मिल सके। ये स्पीड जो बोली जा रही है इसकी खासियत सुपरसोनिक स्पीड उस तक आ सके, लेकिन उसके साथ ही साथ में इसकी एक बहुत यूनिक चीज थी जो थी ड्रॉप स्नोट। ये ड्रॉप स्नोट बेसिकली इसके नोज के पार्ट के लिए बोला जाता था। जो इसका नोज वाला पार्ट था ये टेक ऑफ और लैंडिंग के समय नीचे हो जाता था ताकि जो पायलट है उसको रनवे ठीक से दिखाई दे सके, और जब ये एक हाइट पर पहुंच जाते थे तो ये इस नोज को सीधा कर लेते थे ताकि जो सुपरसोनिक स्पीड इन्हें चाहिए उसके लिए परफेक्ट एरोडायनामिक्स मिल सके। और क्योंकि स्पीड ही इसका मेन फीचर था तो इसको बहुत ज्यादा चौड़ा बड़ा नहीं बनाया जा सकता था, इसको स्लीक रखना बहुत जरूरी था। इसी वजह से इसमें मात्र 100 पैसेंजर सीट्स हुआ करती थी। जब ये एयरक्राफ्ट एयरलाइन में आया था तब इसकी जो चेयर होती थी वो तो बहुत ही बेसिक होती थी, तो धीरे धीरे इनको अपग्रेड किया गया, लेकिन जब लास्ट अपग्रेड भी इनका आया था तब भी वो आज की डेट की जो इकोनॉमी क्लास की चेयर्स होती हैं किसी अच्छी प्रीमियम एयरलाइंस की, वो उसके बराबर की ही थी। ऑल्दो उसमें जो बहुत ही एक्सक्लूसिव क्यूजीन्स होते हैं, कैवियार वगैरह, शैंपेन वगैरह हो गया, वो सब सर्व किया जाता था क्योंकि जो ये एयरलाइन थी ये बहुत ज्यादा महंगी थी। अगर आपको पेरिस से न्यूयॉर्क की एक राउंड ट्रिप टिकट लेनी हो तो ये $12,000 की आती थी। इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर मैं कहूं तो आज की डेट में $15,000 हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए का एक टिकट राउंड ट्रिप। लेकिन फिर भी ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। जो भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, सेलिब्रिटीज थे, उन सब ने कभी ना कभी इस कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट में फ्लाई किया ही था। चाहे वो प्रिंसेस डायना हो, चाहे टोनी ब्लेयर, सभी लोग इस एयरक्राफ्ट में कभी ना कभी तो फ्लाई कर ही चुके थे। और इस एयरक्राफ्ट की खास बात यही थी कि इसमें सेफ्टी का, स्पीड का बहुत ध्यान रखा जाता था। इस वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी थी, स्टेटस सिंबल बन चुकी थी। लगभग 25 साल तक इस एयरक्राफ्ट ने फ्लाई किया और कभी इसके साथ में कोई सिक्योरिटी इंसिडेंस नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज नहीं हुई जिसकी वजह से सिक्योरिटी मेल फंक्शन है, ऐसा कभी भी कुछ भी हुआ। लेकिन ये सब कुछ बदल जाता है 25 जुलाई सन 2000 के दिन। एयर फ्रांस की फ्लाइट नंबर 4590 जो पेरिस से न्यूयॉर्क जा रही थी, वो जब पेरिस के रनवे पे टेक ऑफ कर रही थी उसी समय वहां के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ये देखते हैं कि फ्लाइट के नीचे से कुछ धुआं जैसा निकल रहा है। वो तुरंत पायलट को खबर देते हैं। पायलट बोलता है कि वो बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ चुके हैं। सुपरसोनिक फ्लाइट था तो ऑब्वियसली उसका जो रनअप होता था वो भी बहुत ज्यादा तेज होता था। तो उन्होंने कहा कि ये फ्लाइट को रोकना अब पॉसिबल नहीं है, इनको उड़ना तो पड़ेगा ही। जैसे ही ये फ्लाइट हवा में आती है, ये जो धुआं था ये आग का रूप ले लेता है। जो आसपास के लोग थे वो भी इस चीज को देखते हैं कि एक फ्लाइट बहुत तेज स्पीड में जा रही है और उसमें बुरी तरीके से आग लगी हुई है।
जो पायलट थे वो इस आग को कंट्रोल करने के लिए जो इंजन थे उनको भी बंद करते हैं, पावर डाउन करने की कोशिश करते हैं कि आसपास में कहीं पर लैंड कर पाए। लेकिन सुपरसोनिक फ्लाइट थी तो इतनी तेज स्पीड में वो थी कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। जब पायलट्स ने उन इंजन को बंद किया उसके बाद फ्लाइट के ऊपर उनका कंट्रोल खो गया और ये जो प्लेन था ये पेरिस से 15 किलोमीटर दूर एक होटल के ऊपर जाके क्रैश कर गया। इस प्लेन में सवार 100 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स में से कोई नहीं बचा, सबकी इस एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। The world's most prestigious aircraft crashes. More than 100 people are dead. इस इंसिडेंट ने पूरी दुनिया को चौंका कर दिया था। मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो एक राउंड ट्रिप टिकट होती थी वो लगभग 15 लाख रुपए की होती थी, तो ऑब्वियसली उसमें कोई नॉर्मल इंसान तो फ्लाई नहीं कर रहा था। जितने भी लोग उसमें थे वो मिलेनियर्स और बिलियनियर्स थे। जब ये एक्सीडेंट होता है तो पूरी दुनिया इसको देखकर चौंक जाती है कि इसे तो सेफेस्ट एयरलाइन माना जाता था। 25 साल के इतिहास में इसका कभी भी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, फिर ये कैसे हो गया? जैसे ही एक्सीडेंट होता है ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस दोनों ही अपनी सारी कॉनकॉर्ड एयरलाइंस को ग्राउंड कर देती हैं कि ये वीवीआईपीज की एयरलाइन है, अगर इसमें कोई भी सेफ्टी कंसर्न्स है तो बिना उनको एड्रेस किए इसे दोबारा हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। इसके ऊपर काफी समय तक इन्वेस्टिगेशन होती है। इसके बाद जब जांच पूरी होती है तो ये सामने निकल के आता है कि एक्चुअली में इस कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट की इस पूरे एक्सीडेंट में कोई गलती नहीं थी। इस एयर फ्रांस फ्लाइट 4590 से पहले जो एरोप्लेन इस रनवे से उड़ा था उससे एक 17 इंच का मेटल का टुकड़ा टूट के रनवे पे गिर गया था। तो जब ये कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट इस रनवे पे आया और अपनी स्पीड से इस रनवे पे दौड़ा तो वो टुकड़ा इसके टायर के नीचे आ गया। इससे टायर फटा तो नहीं, लेकिन उसके कई सारे टुकड़े निकल के बाहर आए जो कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट के ही विंग्स में जाकर टकरा गए और जो फ्यूल टैंक था उसमें छेद हो गया। अब इंजन की आग है, टायर इतनी स्पीड से चल रहे हैं, गर्मी है, तो इस वजह से उसमें पहले धुआं उठा और जब तक एयरबॉर्न होता एयरक्राफ्ट तब तक उसमें आग लग चुकी थी। और इतनी स्पीड में अगर कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है उसमें आग लग चुकी है तो उसको संभालना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। जब इस जांच की रिपोर्ट आ जाती है तो नवंबर 2001 में दोबारा से ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट को अपनी फ्लीट में शामिल कर लेते हैं, उनकी फ्लाइट्स दोबारा चालू कर देते हैं। लेकिन ये समय था, ये पूरी की पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरा समय था। थोड़े ही समय पहले 9/11 की घटना हुई थी जिसमें कुछ एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके ट्विन टावर्स में टकरा दिया गया था। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा है। तो जब ये घटना हुई थी इसके बाद में नॉर्मल एयरलाइंस को भी लोगों ने लेने से मना कर दिया था। जो नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट थे, जो नॉर्मल कीमत वाले थे, लोग उसमें फ्लाई नहीं करना चाह रहे थे। पूरी की पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री ठप होने की कगार पे आ गई थी। तो इतनी महंगी टिकट लेकर तो कोई क्या ही फ्लाई करेगा। तो इस वजह से जो ये कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट थे इस फ्लीट को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था। और ऐसा नहीं है कि एकमात्र यही चीज थी। अब लास्ट टाइम जब ये फ्लाई किया था उस समय जो एक्सीडेंट हुआ था उसने तो इसकी रेपुटेशन खराब की थी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें थी जो कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट के खिलाफ जा रही थी। जब भी कोई सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट उड़ता है तो उससे एक सोनिक बूम जनरेट होता है। सोनिक बूम अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट जब उड़ रहा होता है तो उसके आसपास में साउंड वेव्स जो होती है वो एक कर्व बना के निकल जाती है। लेकिन अगर कोई एरोप्लेन साउंड से ज्यादा की स्पीड में उड़ता है तो वो साउंड बैरियर को तोड़ देता है, जिस समय जो साउंड वेव्स होती हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जोर की गड़गड़ाहट जैसी आवाज आती है। जिन भी सिटीज में एयरफोर्स स्टेशन होंगे जहां से फाइटर प्लेन उड़ते होंगे उन्होंने कभी ना कभी ये धमाके की गड़गड़ाहट की आवाज सुनी होगी जब उनके ऊपर से कोई प्लेन जा रहा हो। बेसिकली ये सोनिक बूम कहलाता है और तब ये आवाज सुनने को मिलती है जब कोई भी एयरक्राफ्ट साउंड बैरियर को तोड़ता है। अब यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपने कई बार प्लेन्स को उड़ते हुए देखा होगा, उनके आसपास में एक सफेद घेरा सा बना होता है, इसको वेपर क्लाउड कहा जाता है। जब भी कोई फाइटर प्लेन एक
साउंड बैरियर को तोड़ता है तब ये वेपर क्लाउड बनता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब साउंड बैरियर तोड़ा जाए तभी ये वेपर क्लाउड बने। सोनिक बूम और वेपर क्लाउड दो अलग चीजें हैं। ये जो वेपर क्लाउड होता है ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट में तो बनता ही है, ये ट्रांससोनिक एयरक्राफ्ट में भी बन सकता है। मतलब जो साउंड की स्पीड के आसपास उड़ रहे हैं उसमें भी ये वेपर क्लाउड जनरेट हो सकता है। साउंड बैरियर को तोड़ना इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट किसी बहुत ज्यादा मॉइस्चर वाले एनवायरमेंट में उड़ रहा होता है, बहुत ज्यादा स्पीड में, साउंड की स्पीड के अराउंड, तो उसके विंग्स के पास में एयर प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से एक क्लाउड जैसा फॉर्म होने लगता है। लेकिन तुरंत विंग्स क्रॉस करते ही पीछे इंजन होता है जिसकी गर्मी से ये एक्सपेंड कर जाता है, तो इस वजह से एक क्लाउड जैसा, एक रिंग जैसी बन जाती है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि साउंड बैरियर तोड़ा ही जाए। तो जो ट्रांससोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं उनके अराउंड भी ये वेपर क्लाउड देखा जा सकता है। अब ये सोनिक बूम है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है, कभी उनके ऊपर से कोई फाइटर एयरक्राफ्ट गुजरा हो जिसने साउंड बैरियर तोड़ा हो, तो उसको भी सुनने में, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपका घर किसी ऐसे रूट पे है जहां से हर रोज सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट निकलते हैं, तो ये सोनिक बूम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। इसकी वजह से जो लोकल लोग थे जिनके ऊपर से ये कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट फ्लाई करते थे, उन्होंने इसके लिए पिटीशन भी डाली थी कि ये उनकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। अब इसको काउंटर करने के लिए जो एयरक्राफ्ट ओनर्स थे, जो कंपनीज थी, उन्होंने कहा था कि हम अपना फ्लाइट रूट जो है इसे ज्यादा से ज्यादा ओशन के ऊपर रखेंगे ताकि किसी जनरल पब्लिक को परेशानी ना हो। लेकिन फिर भी जो लोग एयरपोर्ट के पास में रह रहे हैं उनके लिए तो ये अवॉइड करना मुश्किल था। तो एक तो ये चीज हो गई जो एक डिस्कम्फर्ट ला रही थी इस एयरलाइन के खिलाफ। तो ये तो पब्लिक की बात हो गई, लेकिन अगर कंपनी लेवल पे भी कहा जाए तो कोई भी एक कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट किसी भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट से 4 गुना ज्यादा फ्यूल यूज करता था। अगर कोई नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट है तो वो 1 घंटे में लगभग 5400 किलोग्राम फ्यूल यूज करता था, लेकिन कॉनकॉर्ड 1 घंटे में ही 20,500 किलोग्राम फ्यूल यूज करता था। तो फ्यूल कंजम्पशन वाइज अगर कहा जाए तो कॉनकॉर्ड बहुत महंगा था। तो एक तरफ तो इकोनॉमिकल नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। और सिर्फ फ्यूल की बात नहीं है, किसी भी एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। अगर 1 साल के खर्चे की बात की जाए, ब्रिटिश एयरवेज का जो टोटल फ्लीट था कॉनकॉर्ड एयरलाइंस का, उसका 1 साल का खर्चा $1 बिलियन था। इन्फ्लेशन देख के अगर कहें तो आज के डेट में $1.7 बिलियन 1 साल का। तो ये तो इनकी खुद की परेशानियां थी। अब यहां पे एक और बात बताना जरूरी है कि आज की डेट में भी पूरी दुनिया में जितने भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनते हैं उसमें से 90% मात्र 2 कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं, बोइंग और एयरबस। अब ये जो दोनों कंपनीज थी, इन्होंने स्पीड से ज्यादा वैल्यू दी कंफर्ट को। जो एक कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट की टिकट होती थी राउंड ट्रिप, मैंने बताया 15 लाख की पड़ती थी। जो बोइंग और एयरबस थे, इन्होंने बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास को और ज्यादा सुविधाजनक बना दिया कि आप मान लीजिए आपको 12 घंटे फ्लाई करना भी है तो वो ऐसी सीटिंग आपको दे देंगे, रिक्लाइनर्स दे देंगे, आप आराम से पैर खोल के लेट जाइए, आराम कर लीजिए। इवन इन्होंने पूरा का पूरा कैबिन देना शुरू कर दिया। आप अपना एक फर्स्ट क्लास का टिकट बुक करो, कैबिन मिल जाएगा, उसमें आराम से सो जाओ, लेट जाओ, खाने के लिए जो महंगी से महंगी चीजें होती है वो आपको वहां प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो जो एयर ट्रैवल था ये प्रॉब्लम के बजाय कंफर्ट बन गया। तो 15 लाख रुपए लगा के अगर आप 4 घंटे में कहीं पहुंच भी रहे हो, उससे अच्छा 8 घंटे लेट के सो के पहुंच जाओ, इसको लोग प्रेफर करेंगे क्योंकि वहां लग्जरी के साथ में कंफर्ट भी मिल रहा है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से लोगों ने कॉनकॉर्ड एयरलाइंस में फ्लाई करना एक तरह से बंद कर दिया। ज्यादातर फ्लाइट्स जो थी वो बहुत ही कम सीट बुकिंग्स के साथ में उड़ रही थी। इसी वजह से जो ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस थे, उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि ये इस कॉनकॉर्ड एयरलाइंस की फ्लीट को, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की फ्लीट्स को ही बंद कर देंगे। तो फाइनली 24 अक्टूबर 2003 के दिन लास्ट कमर्शियल सुपरसोनिक फ्लाइट उड़ती है कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट की, और इसके बाद से लेके अभी तक कोई भी दूसरी सुपरसोनिक एयरलाइन या एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो प्रेजेंट में तो कोई सुपरसोनिक पैसेंजर एयरलाइन
एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, यहाँ पे एक बात जरूर है कि एक स्टार्टअप है बूम नाम का, जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, और रिपोर्ट्स की अगर माने तो यूनाइटेड एयरलाइंस ने 15 सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भी दिया हुआ है इस स्टार्टअप को। इस कंपनी ने इस एयरक्राफ्ट को नाम दिया है ओवरचर एयरक्राफ्ट, जिसकी स्पीड होगी माक 1.7, मतलब साउंड की स्पीड से ज्यादा एक सुपरसोनिक पैसेंजर एयरक्राफ्ट होगा ये। ऑल्दो कॉनकॉर्ड से अगर आप कंपेयर करेंगे तो कॉनकॉर्ड जाता था माक 2 तक, ये उससे कम स्पीड का ही रहेगा। तो हिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे तेज उड़ने वाला पैसेंजर एयरक्राफ्ट तब भी कॉनकॉर्ड ही रहेगा। अगर सब कुछ सही रहता है तो साल 2029 में दोबारा से सुपरसोनिक पैसेंजर एयरलाइन देखने को मिल सकती है। अब कई लोगों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली बात हो रही थी, फ्यूल कंजम्पशन वाली बात हो रही थी, वो तो अभी भी रहेगी। तो जो ये कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बूम, इनका कहना है कि ये 100% सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो जो एनवायरमेंट के ऊपर इफेक्ट वाली बात आ रही थी वो नहीं आएगी। इवन इनका ये भी कहना है कि जो ये एयरक्राफ्ट बना रहे हैं वो भी जीरो नेट कार्बन एमिशन की टेक्नोलॉजी पे बना रहे हैं, तो इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ये अपने इस एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन के दौरान नहीं दे रहे हैं। तो ये था पूरा का पूरा इतिहास सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स का। एकमात्र कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट ही रहा है जो पैसेंजर्स के लिए सुपरसोनिक फ्लाइट प्रोवाइड करा रहा था। अब फ्यूचर में अगर हमें मिल जाता है 2029 तक ओवरचर एयरक्राफ्ट तो बढ़िया है। आज का एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे, अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।